अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई होप सो आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा रिगार्डिंग फोर्स एंड मोशन। तो अब हम उसके डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एज यू नो डैट एमडीकैट फिजिक्स पेपर डिस्कस कर रहे हैं और ये पीएमसी का टॉपिक 1 है जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला गया, ये बात का ख्याल रखें। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस और 4 ऑप्शंस डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है। अल्फा है इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बीटा है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, चार्ली है इज ऑलवेज लेस देन 1 और डेल्टा है मे बी लेस देन इक्वल टू 1। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इस बात को समझते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की बात की गई है। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, अब नॉर्मली अगर या इन जनरल मैं बात करूं तो मुझे ये पता है कि डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है, तो इसका आंसर लेस देन 1 होना चाहिए क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है वो स्मॉलर है, डिनोमिनेटर में क्वांटिटी बड़ी है, ज्यादा है। लेकिन ये स्टूडेंट्स एक केस ऐसा भी तो है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम। वो कौन सा केस है डियर स्टूडेंट्स? अगर एक मैसम की बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तो जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एट दैट टाइम हमें इक्वल भी लिखना चाहिए। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज डेल्टा मे बी लेस देन इक्वल टू 1। आइए जरा सेकंड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जिसकी स्टेटमेंट ये है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज 0 देन द डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो डिस्टेंस भी मस्ट, मतलब डिस्टेंस मस्ट भी 0? नो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने। आइए जरा मैं आपको समझाता हूं कि इसे कैसे हम डिस्कस करेंगे। सपोज करें डियर स्टूडेंट्स एक मैसम की बॉडी ना सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है लाइक दिस। ठीक है, अगर एक मैसम की बॉडी इस पॉइंट से स्टार्ट करती है मूव करना तो यहां से मूव करके अगर मैसम की बॉडी दोबारा से इनिशियल पॉइंट पे आ जाती है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, सेम। तो मुझे बताएं चेंज इन पोजीशन क्या है, 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इस सर्कुलर पाथ की एग्जांपल में द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखें ये एक ऐसे एग्जांपल है जिसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या डिस्टेंस भी 0 हो सकता है? यस डियर स्टूडेंट्स, ऐसा तब पॉसिबल है जब मैसम की बॉडी रेस्ट पे हो। जो बॉडी रेस्ट पे है वो मूव नहीं कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ही, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि यहां पे हम जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे दैट इज डेल्टा, मे और मे नॉट बी 0। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। थर्ड एमसीक्यू आपके सामने है। अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन? 4 ऑप्शंस आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अल्टीमेटली ऑप्शंस को देख के पता चला कि हमने डिस्प्लेसमेंट की जस्ट मैग्नीट्यूड ही यहां पे बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स वैसे मैंने लेक्चर में आपको ये चीजें सिखाई थी लेकिन फिर भी ये देख लें जरा। लेट्स से अगर मैं इसे ऐसे डिस्कस करूं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, या लेट्स से एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। अब डियर स्टूडेंट्स अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो आप जानते हैं कि ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप होगा। ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस आई कैप होगा। ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप होगा। और ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस जे कैप होगा। अब डियर स्टूडेंट्स जरा क्वेश्चन को गौर से देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी मदद से समझाता हूं, इस डायग्राम की मदद से कि मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया। कहते जी अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, मतलब एक बॉडी 6 मीटर नॉर्थ की तरफ गई तो देखें उसका जो डिस्प्लेसमेंट है मैं ऐसे लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर नॉर्थ यानी कि 6 जे कैप। फिर कहता है कि 8 मीटर ईस्ट, 8 मीटर ईस्ट की तरफ, ईस्ट आई कैप, तो मैं यहां लिखूंगा प्लस 8 आई कैप। अब डियर स्टूडेंट्स उसके बाद वो अपवर्ड की बात कर रहा है। ठीक है जी, ये एक प्लेन है ना, ये जो आपके सामने आपको एक ग्लास बोर्ड नजर आ रहा है ये 2D है। तो अपवर्ड का ये मतलब है यूं इस तरफ या लेट से आपकी तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स वो तो जी एक्सिस बन जाता है क्योंकि मैं इधर से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरे सामने एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और यहां से अपवर्ड मेरे लिए क्या है, ये पॉजिटिव जी एक्सिस है। आप अपनी साइड से देखेंगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और आपकी तरफ क्या बन रहा होगा, पॉजिटिव जी एक्सिस।
तो डियर स्टूडेंट्स अब आ जाएगा प्लस 10 के कैप। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट की वो आप ऐसे निकालेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये आप लोगों ने पढ़ा था, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64 और 10 स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 100। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स के जो डिस्प्लेसमेंट है आप उसे यूं लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 100 और 10 स्क्वायर ये भी क्या बन जाएगा 100। फर्दर डियर स्टूडेंट्स ये देखें 100 आप कॉमन निकाल लें तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट्स आप इसे और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट 100 है, ये 10 बाहर आ जाएगा और आ जाएगा अंडर रूट 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स के गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ एमसीक्यू है, बड़ा इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल एमसीक्यू है, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं जी एन एथलीट completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? 4 ऑप्शंस डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है। तो जरा ये आपके सामने एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया हुआ, जरा इसी को कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स ये है रेडियस r, वो कहता है जी 40 सेकंड में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। तो ये देखें यहां से यहां तक कितना टाइम लगा 40 सेकंड्स। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ 20 सेकंड प्लस 20 सेकंड। चलें ये तो आपको बात समझ में आ गई। अब 2 मिनट्स का मतलब है 60 प्लस 60 120 सेकंड्स, ठीक है। तो 2 मिनट्स 120 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स, तो टोटल टाइम कितना हो गया 140 सेकंड्स। आइए जरा फिर गौर से समझते हैं कि इसमें क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स जस्ट आपकी आसानी के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैं दोबारा से एक सर्कुलर पाथ यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको बात बड़े अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअली कैसे डिस्कस करना है। एक रेवोल्यूशन के लिए उसे टाइम रिक्वायर्ड है 40 सेकंड्स। गौर कीजिएगा कि मैं 140 सेकंड्स तक कैसे जाता हूं, ठीक है जी। ये देखें जरा 40 सेकंड्स 1 रेवोल्यूशन, देन अगेन 40 सेकंड्स, कितनी होगी 2 रेवोल्यूशंस, देन अगेन 40 सेकंड्स, कितनी होगी 3 रेवोल्यूशंस। तो 40 प्लस 40 प्लस 40 120 सेकंड्स आपके गुजर गए और आप दोबारा से इस जगह पे आ गए। अब पीछे कितने रह गए 20 सेकंड्स। तो 20 सेकंड्स में आप यहां से यहां आ जाएंगे। तो अगर ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ डियर स्टूडेंट्स ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी आर प्लस आर। यानी कि डियर स्टूडेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हेयर इज 2r। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। डिफिकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हार्ड क्वेश्चन में हम मतलब के रखते हैं इसके अकॉर्डिंगली। तो डियर स्टूडेंट्स फिफ्थ एमसीक्यू आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर rolls forward half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of displacement and the point of the wheel initially in contact, ठीक है, with the found is। तो डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन आई होप सो आपको समझ आया है, नहीं आया है मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ इस तरीके से बात करूंगा, जरा अच्छे से और तसल्ली के साथ इसे समझिएगा। ये एक लेट्स से कोई व्हील है, ठीक है जी, उसकी बात कर लें, और इसका वो पॉइंट जो कि ग्राउंड के साथ टच है वो ये आपके सामने है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट सपोज कर लें कि ये जो पॉइंट है ना ये ए है, ओके। अब ये जो व्हील है ये ऐसे रोल कर रहा है, ठीक है। तो हाफ रेवोल्यूशन का क्या मतलब है कि जब ये व्हील ऐसे रोल करेगा ना तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद जो व्हील की नेक्स्ट कंडीशन होगी, मैं कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली वैसा ही व्हील बनाऊं, अगर ना भी बने तो जस्ट सपोज कर लें कि ये एक्चुअली वही व्हील है। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब है कि ये वाला पॉइंट अभी यहां पे आ चुका होगा, ठीक है। पहले ये पॉइंट यहां पे था ना, हाफ रेवोल्यूशन आप जानते हैं ना, ये देखें यहां से मूव करना शुरू करें इस तरीके से और आप यहां पे आ जाएं, इसे हाफ रेवोल्यूशन कहते हैं। यहां से मूव करना शुरू करें, यहां आ जाए, इसे हाफ रेवोल्यूशन कहते हैं। यहां से मूव करना शुरू करें,
यहाँ पे आ जाए, इसे हाफ रेवोल्यूशन कहते हैं। तो अभी ये पॉइंट यहाँ पे है, हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हाफ रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है ये मैंने आपको लेक्चर में सिखाया था, पाई आर। तो मतलब ये डियर स्टूडेंट्स कि अब आपका ये पॉइंट ये है, तो देखें जरा इस पॉइंट और ये जो टोटल डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे आप, ये कितना है? ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा पाई आर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यहां पे ये इन कांटेक्ट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल से फाइनल के दरमियान डियर स्टूडेंट्स ये डिस्प्लेसमेंट बनेगा। अब ये वाली लेंथ आपके पास है, ये देखें ये कितनी है, ये लेंथ पाई आर। और ये चीज क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखें अगर इसका रेडियस आर है, ये रेडियस भी आर है, तो ये टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स? इट विल बी 2r। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। जब आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा पाई आर का होल स्क्वायर, जिसे मैं पाई स्क्वायर आर स्क्वायर लिख सकता हूं, और 2r का स्क्वायर, जिसे मैं 4r स्क्वायर लिख सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, क्या कॉमन आ रहा है यहां से, जरा जल्दी से बताइए। डियर स्टूडेंट्स देखें, आपको नजर आ रहा है कि यहां से एक टर्म कॉमन आ रही है, और वो टर्म क्या है? आर स्क्वायर है। तो ये आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स? पाई स्क्वायर प्लस 4। ये अंडर रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? आर। ठीक है, और अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। डियर स्टूडेंट्स, उसने आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला रेडियस 1 मीटर है, तो अगर r की जगह हम 1 मीटर पुट कर दें, इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो फिर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उस पॉइंट का, जो ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट था, जो कि आपको डायग्राम में दिखाया है, जो यहां से यहां चला गया है, इसका डिस्प्लेसमेंट की मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज चार्ली। तो आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सिक्स्थ एमसीक्यू आपके सामने है, जिसकी स्टेटमेंट ये है, न्यूटन्स सेकंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ अल्फा एक्सेलरेशन, बीटा फोर्स, चार्ली मोमेंटम, डेल्टा एंगुलर मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था, मैंने लेक्चर में आपको ये बात बताई थी कि न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सेवंथ एमसीक्यू आपके सामने है। कहता है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी एक्सटी ग्राफ शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स। ठीक है, ग्राफ आपके सामने है, और डियर स्टूडेंट्स ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि वैसे तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, लेकिन एक दफा फिर मैं आप लोगों के लिए जस्ट ये ड्रॉ कर दूं कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट है डी, एक्स भी कह सकते हैं आप इसे। एक्स बेसिकली पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है ना, तो चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक ही बात है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है डियर स्टूडेंट्स, यहां तक स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तक जो टाइम इंटरवल है वो शो कर देता है आपके सामने, वो है जी t1। अब डियर स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी एवरेज वेलोसिटी। तो स्टार्ट में देखें जरा, यहां से लेके यहां तक स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। उसके बाद देखें स्लोप क्या हो गई? जीरो हो गई। स्लोप जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो, तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स की बॉडी रेस्ट में आ गई। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि देखिए उसका डिस्प्लेसमेंट जो था अब फर्दर चेंज नहीं हो रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक बॉडी ने मूव किया, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, अब एक जगह पे जाके रुक गई। तो डियर स्टूडेंट्स इस सारी इंफॉर्मेशन को अगर हम कलेक्ट कर लें तो हमें यह पता चलता है कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डेल्टा। द बॉडी ट्रेवल्स विद कांस्टेंट स्पीड अप टू टाइम t1 एंड देन स्टॉप्स। अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर वेलोसिटी की बात करनी चाहिए, स्पीड क्यों लिखा है? आपको स्टूडेंट्स मैंने कई दफा ये बताया कि स्ट्रेट लाइन मोशन में आप वेक्टर्स को स्केलर्स के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। आइए जरा नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। कहता है जी अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन विद इंक्लिनेशन थीटा, यानी एंगल की बात कर रहा है, विद द हॉरिजॉन्टल द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक हैज ए मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है,
जिसे मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है डियर स्टूडेंट्स, ये है जी वो इंक्लिनेशन एंगल जिसे वो थीटा कह रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक मास एम की बॉडी पड़ी है इस तरीके से, लेट्स सपोज ये एक मास एम की बॉडी है। इसका जो वेट है डियर स्टूडेंट्स, ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे एक्ट कर रहा होगा। अब इसका वेट है mg, ठीक है। इस वेट के ना दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट यूं होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, और एक कंपोनेंट वेट का ये होगा, ये थीटा। तो आपको पता है कि थीटा के बिल्कुल सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब कि ये जो आपको कंपोनेंट नजर आ रहा है ये mg साइन थीटा है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये mg कॉस थीटा है। तो डियर स्टूडेंट्स अब मुझे बताइए, उसने पूछा क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन, ठीक है, बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक। तो ये जो प्लेन है ये ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, लाइक दिस। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो फोर्स लग रही है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, और एक्चुअली ये किसके बराबर है, इस डाउनवर्ड एक्ट करने वाली फोर्स के बराबर है जो कि mg cos थीटा है। तो ये भी फिर किसके बराबर होगी, mg cos थीटा के। तो पता ये चला कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन की ये सरफेस, ये प्लेन है, ये इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रही है जिसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, वो किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है। यस, आई डू एग्री कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे सर ये कंपोनेंट्स आपने कैसे ड्रॉ कर लिए। तो डियर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स का थ्योरम है कि जितना ये एंगल होता है उतना ही ये एंगल है। अब मैंने आपको एक यहां पे ना एक जुमला बोला है, वो जुमला पता क्या था कि थीटा के सामने वाला कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर होगा और वो साइन वाला होगा। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था वेट, इसके दो कंपोनेंट, एक ये थीटा के सामने वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये mg साइन थीटा है। तो ये कौन सा है, ये mg cos थीटा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, 9th MCQ आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है, अ फोर्स 8 I कैप माइनस j कैप माइनस 10 k कैप न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी, द मास ऑफ द बॉडी इज। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो स्टूडेंट्स मैस आप ऐसे निकाल सकते हैं ना, मास इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं फोर्स की बात करूं तो वो वेक्टर फॉर्म है, तो डायरेक्ट आप उसकी मैग्नीट्यूड लिख दें। तो ये देखें मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। स्टूडेंट्स याद करें जरा, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में इस तरह की फॉर्म सॉल्व की है, यस ऑब्वियसली की है, और एक्सेलरेशन कितना है, ये 1 है। तो स्टूडेंट्स ये सारी फॉर्म क्या बन जाएगी, ये देखें 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ये हो जाएगा 64 प्लस 36 100, 10 स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 जिसे आप 100 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ऊपर बन जाएगा हमारे पास 10 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1, और साथ यहां पे आ जाएगा किलोग्राम। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मास की वैल्यू आ गई। तो गिवन ऑप्शंस में से डियर स्टूडेंट्स जो करेक्ट है दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं जी व्हेन ए बॉडी इज स्टेशनरी, एक बॉडी रेस्ट पे है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो क्यों रेस्ट पे है। अल्फा में है देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जरूरी तो नहीं है। बीटा द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट, ये भी जरूरी नहीं है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट बैलेंस ईच अदर, ये बात कुछ समझ में आ रही है। डेल्टा द बॉडी इज इन वैक्यूम। डियर स्टूडेंट्स देखें अगर एक बॉडी रेस्ट में है ना, लेट्स से मैं ऐसे बात करता हूं कि एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है। अब बुक क्या है, रेस्ट पे, तो जो बुक है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो टेबल की सरफेस नॉर्मल रिएक्शन दे रही है वो ऊपर की तरफ दे रही है, वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं आपस में, इस वजह से बुक क्या है, रेस्ट पे। तो जब कभी कोई मास एम की बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है उस पे एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 है, नेट फोर्स 0 के बराबर है। इसी वजह से हमने गिवन ऑप्शंस में से दी बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट की और वो है चार्ली। आइए जरा नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन रहती है, उन्हें बात ही नहीं समझ आती कि इसमें क्या डिस्कस हो रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, इन ए गेम ऑफ टग ऑफ वार अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिट्स, both the teams pull the rope with the force of 10 raised to power 4 Newton. The tension in the rope is, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, 10 raised to power 4, बीटा 10 raised to power 8, चार्ली 0 और डेल्टा में है 2 into 10 raised to power 4। तो बच्चा क्या कहता है, सर जी वो ये रस्सा खुशी वाली एग्जांपल है, एक टीम इधर पुल कर रही है
ठीक है, रोप को एक टीम इधर पुल कर रही है, ठीक है, तो दोनों टीम्स ने इक्वल फोर्स लगा दी, जितनी ये लगा रही है उतनी ही ये लगा रही है, ठीक है। तो बच्चा कहता है सर दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इन्हें तो नेट फोर्स 0 हो जानी चाहिए क्योंकि उसने इक्विलिब्रियम की बात की है। तो कहता है सर जी आंसर है चार्ली 0। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये तो न्यूटन थर्ड लॉ है। न्यूटन थर्ड लॉ में आप लोगों ने सीखा कि जो उसमें फोर्सेस होती हैं एक दूसरे को बैलेंस नहीं करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी बात बताने लगा हूं कि अगर नेट फोर्स 0 है तो फिर वो जो रोप है उसमें तनाव, खिंचाव, टेंशन किस बात की है? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो टेंशन है ये सिंगल फोर्स की वजह से पैदा होती है। तो उसने टेंशन पूछी है, सिंगल फोर्स क्या है? 10⁴। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन इज इक्वल टू सिंगल फोर्स, ठीक है जी। और वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 10⁴ न्यूटन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहां पे डियर स्टूडेंट्स दैट इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। कहते हैं जी बॉल ऑफ मास 1 kg इज एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, 4 ऑप्शंस आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात की है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो मेरा ख्याल है कि ये अप्लाइड फोर्स के बराबर है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी करना चाहें, ऊपर आ जाएगा m डेल्टा v ओवर डेल्टा t। अब आप समझ रहे हैं डेल्टा v ओवर डेल्टा t एक्सेलरेशन है और उसने आपको एक्सेलरेशन क्या दिया? 1। तो मास भी कितना है? 1। तो डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन, या न्यूटन की जगह आप लिख दें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की बहुत सी अप्रोचेज हो सकती हैं। आप में से बहुत से बच्चों ने इसे ट्रैक भी कर लिया होगा, लेकिन अगर आप ऐसे भी करना चाहे कर सकते हैं। आप F इज इक्वल टू ma लगा के कर लें, फिर भी आंसर सेम आएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 13th MCQ आपके सामने है। कहते हैं जी 9 5 rupee coins are put on the top of each other on a table. Each coin has a mass in kilogram. Okay, the reaction of the 5th coin counted from bottom on the 6th coin is. तो 4 ऑप्शंस आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम ये होता है, जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो आप माइंड में सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा जी 1 2 3। नहीं, ऐसे नहीं करना, इससे ज्यादा बेहतर है आप ड्रॉ कर लें, आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखिए मैं वर्बली भी बता सकता हूं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ड्रॉ कर लूं, ठीक है जी। दिस इज 1, दिस इज 2। अरे थिकनेस कम ज्यादा हो जाए तो आपने फिर लड़ाई नहीं करनी, सॉरी टू से, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलें ऐसे बात कर लेते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको बात समझ आ गई कि सपोज कर लीजिए ये कॉइन्स हैं, एक दूसरे के ऊपर मैंने प्लेस कर दिए 9 5 रुपी कॉइन्स। 5 रुपए वाले आपके पास 9 कॉइन्स हैं, ये आपके सामने हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अब कहता क्या है? कहता है द रिएक्शन फोर्स ऑफ 5th कॉइन। ये रहा, जरा 5th कॉइन आइडेंटिफाई कीजिए। ये रहा आपका 5th कॉइन, रिएक्शन फोर्स पूछ रहा है वो। अच्छा पहले ये देखते हैं कि भाई इसके ऊपर कितने हैं, ठीक है। इसके ऊपर हैं जी 1 2 3 4। 5th कॉइन के ऊपर 1 2 3 टोटल 4 कॉइन्स हैं। तो ये जो बेचारा 5th कॉइन है ना, ये ऊपर वाले 4 कॉइन्स का वेट अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहा है। यानी 5th कॉइन के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है वो इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट। तो 5th कॉइन के ऊपर से नीचे लगने वाली जो फोर्स है डियर स्टूडेंट्स, ये है 4 mg। mg वेट होता है ना, तो जितनी फोर्स इसके ऊपर लग रही है रिएक्शन में उतनी ही फोर्स देगा ना। तो आंसर क्या होगा? 4 mg। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज चार्ली। ये इसी वजह से मैंने ड्रॉ किया कि आपको बात समझ आ जाए। आइए जरा नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। कहते हैं जी व्हेन वी जंप आउट ऑफ ए बोट स्टैंडिंग इन वाटर इट मूव्स। चलें जी, आप एक बोट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है जी, वो बिल्कुल रुकी हुई है, तो आपने जंप करना है। जंप लगाने का मतलब है पैरों से जोर लगाएंगे। जब जोर लगाएंगे तो आप आगे की तरफ पुश होंगे और रिएक्शन के तौर पे जो बोट है वो बैकवर्ड जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अल्फा।
डियर स्टूडेंट्स 15th एमसीक्यू आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए मास ऑफ 1 kg व्हिच रिक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, द टाइम फॉर व्हिच द फोर्स एक्ट्स इज। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये देखें ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब इस फॉर्मूला को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपको इतराज नहीं होना चाहिए, टाइम इंटरवल यहां पे चला जाएगा, ठीक है, ये मोमेंटम का चेंज है, चले मैं mv लिख देता हूं, फोर्स इधर आ जाएगी। आइए जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स मैस है 1 और यहां पे जो वेलोसिटी है ये है 30 और जो फोर्स है डियर स्टूडेंट्स ये है 6। तो ये 30 को 6 पे डिवाइड करें तो 5 आंसर आएगा। तो 5 सेकेंड इज द राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 16th एमसीक्यू आपके सामने है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कहते हैं जी, अ 2-car ट्रेन विद डाटा एज गिवन इन द फिगर बिलो इज पुल्ड बाय अ चाइल्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल frictionless surface, the strings are massless, the force exerted by the car A on the string S। डायग्राम को गौर से देखें, A और B दोनों को आप 20 न्यूटन की फोर्स लगा के खींच रहे हो, तो ये एक पूरा सिस्टम है जो आपस में कनेक्टेड है। तो पहले आपको इसका कॉमन एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। आइए जरा देखते हैं ये कॉमन एक्सेलरेशन क्या है। कॉमन एक्सेलरेशन है A is equal to F over m. M is the total force which is being applied by the child on the whole system. और mass क्या? It is the total mass 3 kg plus 1 kg 4 kg mass हो गया। तो पता चला कि कॉमन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब आपको स्ट्रिंग नजर आ रही होगी, ये देखिए छोटी सी डायग्राम जस्ट आपको समझाने के लिए ऐसे, वरना तो एक बड़ी अच्छी सी डायग्राम आपको क्वेश्चन में नजर आ रही है ना। जस्ट ये देखें, इस स्ट्रिंग के ऊपर कौन, आप इधर पुल कर रहे हैं तो इस स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, ये। तो ये जो फोर्स लगा रहा है आप उसे ऐसे क्यों नहीं कंप्यूट करते, F इज इक्वल टू एम ए, इस स्ट्रिंग S के ऊपर ये वाला मैस फोर्स लगा रहा है, तो इसका जो मैस है डियर स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है दैट इज 3। कॉमन एक्सेलरेशन कितना है 5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 15 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 17th एमसीक्यू आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है, a force of 5 Newton acts on a body of weight 9.8 Newton. What is the acceleration produced in meter per second square? तो डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की बात की गई, इट इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब डियर स्टूडेंट बहुत से बच्चे पता क्या करेंगे, अलग मास निकाल के लेके आएंगे इस तरीके से, W इज इक्वल टू mg और फिर यहां से क्या करेंगे जी, मास इज इक्वल टू W ओवर g। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं डायरेक्ट मास की वैल्यू पुट कर देता तो ये बनता W डिवाइडेड बाय G, G ऊपर आ गया। अब देखें जरा, G की वैल्यू कितनी है 9.8 और वेट कितना है 9.8, ये तो कैंसिल हो गए। तो फोर्स की क्या वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, फोर्स की वैल्यू है 5, तो एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चार्ली। तो आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू 18th एमसीक्यू आपके सामने है, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एक्सेलरेटिंग अंटिल। वर्ड अंटिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस आपके सामने है। अल्फा में है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज, और बीटा में है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज 0, चार्ली द रिजल्टेंट फोर्स इज एट राइट एंगल्स टू इट्स मोशन, डेल्टा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज इंक्रीज्ड कॉन्टिन्यूसली। डियर स्टूडेंट्स मैं सिंपल वर्ड्स में और बिल्कुल आपको करेक्ट ऑप्शन की तरफ लेके जाऊंगा कि एक्सेलरेशन इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस इट। बॉडी में एक्सेलरेशन तब तक रहेगा जब तक फोर्स लग रही होगी मैसम की बॉडी के ऊपर। जैसे ही फोर्स 0, बॉडी इक्विलिब्रियम में, एक्सेलरेशन 0। तो ये जो वर्ड है ना अनटिल, इसकी वजह से हमें पता चला कि जो सूटेबल ऑप्शन है यहां पे दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 19th एमसीक्यू आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है, द इंजन ऑफ ए कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द कार इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ सेम मास देन द एक्सेलरेशन वुड बी। 4 ऑप्शंस आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। देखिए उसने आपको ना एक चीज बता दी है कि सेम मास है,
अगर डियर स्टूडेंट्स सेम मास को ही पुल करना है तो फिर जरा देखें एक्सेलरेशन का और मास का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। और देखें वो उसमें एक वर्ड भी बता रहा है, बल्कि मैं स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ता हूं और फिर वन बाय वन आपको इंफॉर्मेशन पिक करके देता हूं। द इंजन ऑफ द कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस इन द कार इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ सेम मास, तो मास डबल हो गया ना। तो ये देखें एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास डबल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पे 2 कर दें, एक्सेलरेशन हो जाएगा हाफ। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन कितना गिवन है हमें तो एक्सेलरेशन गिवन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी वजह से जब वो हाफ हो जाएगा मास के डबल होने की वजह से, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन द अकाउंट ऑफ, फौरन से मैं आंसर करूंगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर में ये बात सिखाई थी कि हमारा चलना, वॉकिंग, स्विमिंग, ये किससे रिलेटेड है, न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स आइए जरा नेक्स्ट मूव करते हैं, 21st एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये है, अ मशीन गन फायर्स n बुलेट्स पर सेकंड, n बुलेट्स पर सेकंड, ठीक है जी। तो ये जरा याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी, each of mass m, if the speed of the each bullet is u, then the force of recoil is, डियर स्टूडेंट्स बड़ा ये सिंपल सा एमसीक्यू है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। आप लोगों ने ये एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। तो स्टूडेंट्स आपको तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, इट इज 1/n। आइए जरा यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू एम वी और t की जगह आ जाएगा 1/n, तो रिलेशन बन जाएगा n m v। ये डियर स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं जी अ बुलेट ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v, तो ये इनिशियल बात हो गई। फिर कहता है स्ट्राइक्स ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M एंड गेट्स एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब है धंस जाना उसके अंदर, ठीक है जी। जैसे एक दीवार है ना, तो बुलेट उसके अंदर यूं यूं पेनिट्रेट हो रही है, उसके अंदर धंसती जा रही है, तो उसकी स्पीड काफी डिक्रीज हो जाती है। एंड गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, द फाइनल स्पीड इज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं। इनिशियल मोमेंटम ये है डियर स्टूडेंट्स, फाइनल मोमेंटम होगा जी m प्लस m और यहां पे आ जाएगा v, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उसने फाइनल स्पीड पूछी है, तो फाइनल स्पीड होगी यहां पे जी v डैश। तो डियर स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि फाइनल स्पीड हमारे पास आ जाएगी यहां पे m ओवर m प्लस m इंटू v। ये v डैश यहां पे रहने दें, ये पूरा फैक्टर इधर ले आए, तो आपके पास ये एक टर्म आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, तो ये उसकी फाइनल स्पीड है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हमने अप्लाई किया, इनिशियल मोमेंटम और जब एम्बेडेड हो गया तो ये फाइनल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो वहां से फाइनली, ये तो इनिशियल स्पीड है ना, तो फाइनल स्पीड हमने निकाल ली, तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, 23rd एमसीक्यू आपके सामने है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v स्ट्राइक्स ए वॉल एंड रीबाउंड्स बैक if the magnitude of velocity is unchanged, the magnitude of force experienced on the wall by the particle during this time of contact will be, dear students आप लोगों ने पढ़ा होगा rate of change of momentum is equal to applied force। तो चेंज इन मोमेंटम स्टूडेंट्स याद है मैंने आपको एक एमसीक्यू करवाया था कि एक गैस मॉलिक्यूल है, वो यूं जा रहा है विद वेलोसिटी v एंड मास m, जाते हुए मोमेंटम mv, टकरा के जब रीबाउंड होता है तो उसका मोमेंटम -mv हो जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, -2mv। लेकिन अब यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे, तो ऊपर चेंज इन मोमेंटम 2mv आ जाएगा, क्योंकि सेम सिनेरियो ही डिस्कस कर रहा है। देख लें रीबाउंड्स की बात हुई ना, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम इंटरवल डेल्टा टी या टी एज इट इज आ जाएगा। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 24th एमसीक्यू आपके सामने है, द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप ए हैमर हैविंग ए मोमेंटम ऑफ 25 न्यूटन सेकंड इन 0.05 सेकंड इज। तो डियर स्टूडेंट्स एवरेज फोर्स की बात कर रहे हैं, तो एवरेज फोर्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, एवरेज फोर्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम।
तो डी स्टूडेंट्स ये है जी 25 और ये है जी 0.05, इसे 5/100 लिखेंगे डी स्टूडेंट्स। तो 5/100 लिखेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा और 500 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा न्यूटन्स में। तो डी स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डी स्टूडेंट्स। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू, अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ी है और टेक्स्ट बुक में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की डेरिवेशन को एक दफा देखा तो होगा, तो स्टूडेंट्स वहां पे हम इंपल्स की बात करते हैं कि जब दो बॉल्स कोलाइड करती हैं तो ये बॉल इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है और ये बॉल इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है। तो आप कहते हो कि ये बॉल फोर्स लगा रही है F, ये बॉल फोर्स लगा रही है -F, फिर आगे जाके आप जब सम करते हो इक्वेशंस को तो दो फोर्सेस को कैंसिल कर देते हो। तो वो जब कोलाइड करते हैं ना तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चार्ली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 26th MCQ आपके सामने है। अ शेल ऑफ मास m moving with velocity v suddenly explodes into two pieces. One piece of mass m/4 remains stationary. The velocity of the other part will be. तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, इनिशियल मोमेंटम mv, एक मास है m/4 का, ये स्टेशनरी रहता है तो इसकी वेलोसिटी 0, अदर क्या होगा 3m/4। टोटल मास में से m/4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग मास आ जाएगा। इसकी वेलोसिटी v डैश है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ये तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये तो पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा ना। ये देखें, ये m इस m से कैंसिल कर दें, v डैश आपको रिक्वायर्ड है, v नहीं चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, फौरन से आंसर करते हैं सर 3v/4, तो वो क्या कहते हैं सर इसका चार्ली आंसर होगा। नो डियर स्टूडेंट्स, v डैश को फाइंड आउट करना है तो ये बनेगा जी 4v/3। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है और हमने इसे कैसे सॉल्व किया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 27th MCQ, अ बॉम्ब एट रेस्ट सडनली एक्सप्लोड्स डिसइंटीग्रेट्स, या ऐसे भी आप कह सकते हैं अ बॉम्ब एट रेस्ट सडनली डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल masses, the fragmented masses will move in। डियर स्टूडेंट्स, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एग्जांपल है। सोचें तो सही जरा, एक्सप्लोड होने से पहले का मोमेंटम क्या है, 0, ठीक है ना, क्योंकि बॉम्ब क्या है, रेस्ट पे है, मास है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, 0। जैसे ही एक्सप्लोड हुआ उसके बाद भी मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा डियर स्टूडेंट्स। ये देखें, ये इनिशियल मोमेंटम है mv और फाइनल मोमेंटम लेट्स से ऐसे होना चाहिए mv प्लस m इंटू -v, क्योंकि ये देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये पॉसिबल कब होगा डियर स्टूडेंट्स, जब लेट्स से एक हिस्सा इस डायरेक्शन में जाएगा, इसकी वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूं, एक हिस्सा इक्वल मास इस डायरेक्शन में जाएगा, इसकी वेलोसिटी इसके लिहाज से नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो जब इक्वल मैसेज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर ये चीज अप्लाई होगी और उसका फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा और इनिशियली इस वजह से 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे है, v 0 है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, दैट इज अल्फा, ऑपोजिट डायरेक्शंस विद इक्वल स्पीड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए जरा नेक्स्ट मूव करते हैं। 28th MCQ आपके सामने है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉर 5 seconds टू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स सॉल्व नहीं करना प्लीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के बराबर है और आपको स्टेटमेंट में गिवन है कितनी अप्लाइड फोर्स, 10 न्यूटन, सिंपल इज दैट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 29th MCQ आपके सामने है। एट t इज इक्वल टू 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, इनिशियली रेस्ट पे है बॉडी, इसका ये मतलब है। एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बाय अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स। पहले रेस्ट पे है, बाद में मोमेंटम गेन किया, इसका मतलब मोमेंटम में चेंज आया है डियर स्टूडेंट्स। और क्या पूछ रहा है आपसे, मोमेंटम ही पूछ रहा है ना, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। जी डियर स्टूडेंट्स, फोर्स गिवन है हमें, यस दैट इज 40, और जो टाइम इंटरवल है डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है जी 4 सेकंड्स का, तो यहां पे 4 आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 160 न्यूटन सेकंड इसका
करेक्ट आंसर होगा। अगर न्यूटन सेकंड ना भी हो तो देखें ऑप्शन में लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वो भी किसके यूनिट्स हैं, मोमेंटम के। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 30th एमसीक्यू आपके सामने है। कहता है जी अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी v मेक्स हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद द स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास m। ओके, आफ्टर द कोलिजन द बॉडी ऑफ मास m, पहले वाली, कम्स टू रेस्ट एंड ओनली द बॉडी ऑफ मास कैपिटल M, दूसरे वाली, दिस विल हैपन ओनली व्हेन। डियर स्टूडेंट्स, एक बॉडी रेस्ट में है, एक मूविंग है। ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का केस है कि दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, पहली मूविंग है, आके टकराई, पहली रेस्ट पे आ गई, दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी की वेलोसिटी को कैप्चर किया और उसी वेलोसिटी से आगे मूव करना शुरू कर दिया। ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों का मास सेम हो। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, दैट इज चार्ली। आइए जरा नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 31st एमसीक्यू आपके सामने है, जिसकी स्टेटमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर बिलो, एक्सेलरेशन विल बी, है क्या? ग्राफ को गौर से देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस ग्राफ को आपके सामने प्लॉट करूं तो ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम, और ये एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। तो स्टूडेंट्स, आपको स्लोप का बड़ा जबरदस्त आइडिया है। मुझे बताइए जरा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है? एवरेज वेलोसिटी बताती है या सिंपली वेलोसिटी बताती है? तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अभी जो मुझे स्लोप नजर आ रही है, ये पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जल्दी से बताओ, फिर उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो तो फिर ऐसा होना चाहिए ना। आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से प्रेडिक्ट किया कि ये ग्राफ बता रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। अब बताओ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो इसका मतलब इस ग्राफ का एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो उसने dt ग्राफ दे के आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। तो एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 32nd एमसीक्यू आपके सामने है। कहता है जी, फॉर टू कोलाइडिंग बॉल्स which condition is applicable for one dimensional elastic collision। तो जब आपने टेक्स्ट बुक को रीड किया था और मैंने भी लेक्चर में आपको बताया था कि दोनों बॉल्स क्या होनी चाहिए, नॉन रोटेटिंग होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए। अब गिवन ऑप्शंस में से डियर स्टूडेंट्स, अल्फा दे शुड बी नॉन रोटेटिंग, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन जो चाहिए, अगर वो यूं करना शुरू कर देंगे तो फिर टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगी। और दे शुड बी स्मूथ, यस ये भी ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, बोथ ए एंड बी। आइए जरा नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। 33, इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ये जो ग्रेजुअल है ना, ग्रेजुअली, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअली का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता। इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद। चार ऑप्शंस आपके पास हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आप इसमें पता क्या करेंगे, आप स्लोप का सहारा ले सकते हैं। ये देखें जरा, मैं आपको बताता हूं, ये एक्चुअली इस तरीके से होना चाहिए। अगर ये ग्राफ है ना डियर स्टूडेंट्स, और वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करता है, स्लोप ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, मतलब स्लोप पहले डिक्रीजिंग नहीं थी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा इसका, ठीक है जी। स्लोप क्या है, पहले कुछ ना कुछ है, उसके बाद देखें स्लोप ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो गई। आगे जाके मैंने आपको बताया भी था कि ये ऐसे लग रहा है जैसे लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये वो ग्राफ है जिसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी भी क्या है, ग्रेजुअली, ठीक है जी। तो स्लोप ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली। तो हमारा जो सिंपल एक्सेलरेशन है दैट विल बी पॉजिटिव। तो आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट ये है, अ बॉल हिट्स द फ्लोर एंड रीबाउंड्स आफ्टर द कोलिजन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, उसने आपको स्टेटमेंट में ये नहीं बताया कि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि जब बॉल जाके हिट करेगी और रिबाउंड होगी तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी कोलिजन में जाया हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि वो सेम हाइट तक कोलाइड नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था लेक्चर में कि दुनिया का किसी भी टाइप का कोलिजन हो, उसमें टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज अल्फा, द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड द अर्थ इज कंजर्व्ड। बाकी ऑप्शंस ठीक नहीं है।
आइए जरा नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 35th MCQ आपके सामने है। द वेलोसिटीज ऑफ टू इक्वल masses, दैट इंपॉर्टेंट, A and B are 13 meter per second and minus 14 meter per second respectively. What will be their respective velocities after they suffer one dimensional elastic collision? Dear students, अगर दो mass m की balls का mass same हो तो जब वो collide करती हैं इलास्टिकली तो वो वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेती हैं। तो 13 मीटर पर सेकंड वाली बॉल की वेलोसिटी अब -14 हो जाएगी और -14 वाली की 13 हो जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स दैट इज अल्फा। ठीक है, आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 36th MCQ आपके सामने है। अ न्यूट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी कोलाइड्स, मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स विद ए स्टेशनरी अल्फा पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन आफ्टर द कोलिजन इज। तो डियर स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए मैं अक्सर आपको कहता हूं कि आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस आगे एक और फैक्टर आता है, लेकिन ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ना कि अ न्यूट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी वी कोलाइड्स विद ए स्टेशनरी अल्फा पार्टिकल, तो मुझे यहाँ पे प्लस आगे लिखना चाहिए 2m2v2 ओवर m1 प्लस m2। तो v2 अल्फा के लिए वो जीरो है तो वो पूरा फैक्टर जीरो हो गया, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब ये स्टूडेंट्स तो ये इतनी फॉर्म रहेगी। अब एक न्यूट्रॉन है, उसका मास m है, अल्फा का मास 4 टाइम्स है, ठीक है, देन दैट ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स अल्फा का मास 4m होगा और ये देखें ये होगा m प्लस 4m और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा v1। तो स्टूडेंट्स आप फर्दर सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाएगा -3m डिवाइडेड बाय 5m इंटू v1। तो देखें मास m से कैंसिल हो जाएगा, तो -3/5 v1 इसका आंसर होना चाहिए। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसने v1 नहीं बोला, v बोला है, इसलिए हम लोग -3v/5 को कंसिडर करेंगे और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अल्फा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQ डिस्कस करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1 मेक्स ए हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास m2। स्टेशनरी बॉडी v2 0 है, इस बात का ख्याल रखिएगा। द वेलोसिटी ऑफ मास m1 आफ्टर द कोलिजन इज। तो डियर स्टूडेंट्स अभी लास्ट MCQ भी तो हमने ऐसे सॉल्व किया जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया था m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2 m2 v2, वो जीरो हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये रिलेशन अगेन आपके पास आ जाएगा और ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स दैट इज बीटा। आइए जरा नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 38th MCQ आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है। अ बॉल ऑफ मास m ट्रेवलिंग विद ए वेलोसिटी 5v कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू ए बॉल ऑफ मास 5m ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, देयर कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो स्टूडेंट्स देखें बात पता क्या की जा रही है, बात ये डिस्कस की जा रही है कि कॉमन वेलोसिटी निकालनी है और मैंने आपको शॉर्टकट बताया था m1 v1 total initial momentum divided by the sum of masses। ये डियर स्टूडेंट्स हमारा मतलब फॉर्मूला है जिसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स पहला मास m एज इट इज, लेकिन उसकी वेलोसिटी 5v है तो ये 5mv हो जाएगा, प्लस डियर स्टूडेंट्स दूसरा मास जो है वो है 5m और वेलोसिटी क्या है उसकी v, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा 5mv हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स जब आप मैथ्स की बात करेंगे तो ये आएगा m प्लस 5m। तो स्टूडेंट्स जो फर्दर कॉमन वेलोसिटी है ऊपर आ जाएगा जी 10mv डिवाइडेड बाय डियर स्टूडेंट्स 6m, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मैस m से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 5 द 10 एंड 2 3 द 6। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज डेल्टा 5v/3। आइए नेक्स्ट MCQ डिस्कस करते हैं। 39th MCQ आपके सामने है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये एक्सेलरेशन के बराबर है, तो डेल्टा इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। कहते हैं जी अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर O टुवर्ड्स O, then moves along AB and stops at B. If R is equal to 100 meter, then displacement of the particle is। तो डियर स्टूडेंट्स ये इस तरीके से डायग्राम आपको याद होगी, ठीक है, जिसके अंदर वो कहता है जी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं जी,
ये रेडियस कितना है, ये है 100 मीटर। तो स्टूडेंट्स आप एक काम करें ना, देखें वो कहता है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ओ टूवर्ड्स ए देन मूव्स अलोंग ए बी, मतलब यहां से ओ से ए गए, देन यहां से मूव करके कहां आ गए डियर स्टूडेंट्स, फाइनली यहां पे आ गए। तो ये इनिशियल, ये फाइनल, इन दोनों के दरमियान ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है यही तो डिस्प्लेसमेंट है, और वो रेडियस के बराबर है जिसकी लेंथ 100 मीटर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। 41st एमसीक्यू, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ, हाइट की बात की जा रही है। तो स्टूडेंट्स हाइट 90 डिग्री के एंगल के ऊपर क्या होगी मैक्सिमम, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 42nd एमसीक्यू है which shows correct relation between height and time of the projectile। तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, आपने एक रिलेशन पढ़ा है, वो ये है जी GT² इज इक्वल टू 8h। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से हाइट को सेपरेट करता हूं तो ये GT² बाय 8 आता है जो कि बीटा आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। 43rd एमसीक्यू है, अ रनर रन्स 100 मीटर इन 10 सेकेंड्स, एक इंफॉर्मेशन, then turns around and jogs 50 meter back towards the starting point in 30 seconds. What is his average speed and average velocity? वो यूं गया है, ये 100 मीटर, then turns back and jogs 50 मीटर, तो ये 100 है, ये 50 है। अब डियर स्टूडेंट्स दो बातें हैं, एक हमें चाहिए जी एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 प्लस 50, दिस 100 प्लस दिस 50, तो ये टोटल डिस्टेंस है। 150 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 10 प्लस 30, ये आ जाएगा 40। डियर स्टूडेंट 0 को 0 से कैंसिल करेंगे तो एवरेज स्पीड डिवाइड करें 3.75 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स जब आप एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, उसकी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, टोटल ये था 100 और देन वापस 50, तो अब फाइनल और इनिशियल के दरमियान रिमेनिंग कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 40, इसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 1.25 आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे है दैट इज बीटा। आइए जरा नेक्स्ट मूव करते हैं। 44th एमसीक्यू आपके सामने है, फॉर रेंज टू हैव मैक्सिमम वैल्यू द फंक्शन sin 2 थीटा शुड हैव वैल्यू, sin 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये आपने सीखा था, मैंने लेक्चर में भी बताया था कि टू हैव मैक्सिमम रेंज sin 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। कहते हैं जी अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E, assuming air resistance to be negligible, what will be the kinetic energy of the projectile when it reaches the highest point? तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करने की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कॉज स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको अब याद है बड़े अच्छे से कि ये शॉर्टकट हमने लेक्चर में सीखा था, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E है, कॉज 45 होता है 1/√2। तो स्टूडेंट्स ये 1/√2 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर है। फर्दर स्टूडेंट्स आप इसे E/2 लिख सकते हैं, E/2 को 1/2 इंटू E लिखेंगे तो ये 0.5 टाइम्स E हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स दैट इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। कहते हैं टू इंप्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ, ठीक है, लॉन्गर जंप करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो रेंज की बात की जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होती है, 45 डिग्री पे, ये आप जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। कहते हैं रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। मैंने बताया था जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उन पे रेंजेस इक्वल होती हैं। अब जल्दी से देखिए कि वो कौन से दो एंगल्स हैं जिनका सम 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहा है वो दो एंगल्स हैं बीटा में, 43 डिग्री प्लस 47 डिग्री, इनका सम 90 बनता है, इन पे रेंजेस इक्वल है। बाकी जो एंगल्स हैं उनका सम 90 नहीं आ रहा, तो इसी वजह से करेक्ट ऑप्शन है बीटा। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 48th एमसीक्यू है, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट P, तो ये एक पॉइंट है, इसे अगर आप पोजीशन वेक्टर में लिखें तो इसे आप ऐसे लिखेंगे 3i कैप, ठीक है जी, प्लस
4j कैप, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर आ गया है R1। तो सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स जो दूसरा पोजीशन वेक्टर है R2 वो बन जाएगा 5i कैप प्लस 7j कैप। तो डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट बात करूं, आपने इसका चेंज लेना है R2 माइनस R1। ये तो जस्ट मैंने आपको दिखाया कि ऐसे आप करेंगे। देखें जब आपको ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप ऐसे करें 5 माइनस 3, तो डायरेक्ट इसे डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखें 5 माइनस 3 ये आ जाएगा जी 2i कैप, फिर 7 माइनस 4 प्लस 3j कैप। तो डायरेक्ट इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। कहते हैं द रिलेशन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी गिव्स द डेफिनेशन ऑफ। डियर स्टूडेंट्स डेल्टा एक्स बेसिकली वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहा है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे दैट इज एवरेज वेलोसिटी। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं और आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। तो ये जस्ट एक बड़ा कॉमन सा एक बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बीटा, द डिफरेंट बॉडीज। तो डियर स्टूडेंट्स विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई भी एमसीक्यू ना समझ में आए तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।